India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आलोचना के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट में दिया अहम फैसला। अनुच्छेद 370 निरस्त आलोचना वाली एफआईआर की रद्द। कहा, हर नागरिक को सरकार की निंदा का है हक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 20 अदालत को नए कानून के अनुसार कम सजा देने से नहीं रोकता। आपराधिक कानूनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। एफआईआर पर रोक ईडी को पीएमएलए मामला दर्ज करने से नहीं रोकती। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना और पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना अपराध नहीं माना जा सकता है। एक प्रोफेसर जिसने इस मुद्दे से जुड़े कोर्ट ने इस मुद्दे से जुड़े हुए व्हाट्सएप स्टेटस लगाए थे, इसके खिलाफ आपराधिक मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना करने वाले व्हाट्सएप स्टेटस के आधार पर एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा ये मुद्दा प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के बारे में था। प्रोफेसर ने शिक्षकों और अभिभावकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में 5 अगस्त काला दिन जम्मू कश्मीर, 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान संदेश पोस्ट किया था। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में प्रोफेसर जावेद के खिलाफ धारा 153 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इस मामले में चिंता जताई गई थी कि ऐसे संदेश विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य और दुर्भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के खिलाफ धारा 153 ए सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने के तहत दर्ज मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि हर नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है। जिस दिन निष्कासन हुआ उस दिन को काला दिवस के रूप में वर्णित करना विरोध और पीड़ा की अभिव्यक्ति है। अगर राज्य के कार्यों की हर आलोचना या विरोध को धारा 153 ए के तहत अपराध माना जाएगा तो लोकतंत्र, जो भारत के संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है, जीवित नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19 की उपधारा 1A द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की प्रधानता को मान्यता देते हुए एक अलग रुख अपनाया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि व्हाट्सएप स्टेटस से असहमति व्यक्त करते हुए धर्म, नस्ल या अन्य आधार पर किसी विशिष्ट समूह को लक्षित नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि ये प्रोफेसर द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले और संबंधित उपायों के खिलाफ एक साधारण विरोध है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने वाले एक दूसरे व्हाट्सएप संदेश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दृष्टिकोण की पुष्टि की कि इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत दंडात्मक परिणाम नहीं होंगे। कोर्ट की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिकों को अन्य देशों को शुभकामनाएं देने का अधिकार है, जैसे कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाना। इसे बिना किसी वैमनस्य को बढ़ावा देने के रूप में देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 20 एक अदालतों को अपराध होने की तारीख के बाद लागू होने वाले
नए कानून के आधार पर कम सजा देने से नहीं रोकता है। अनुच्छेद 20(1) में ये सिद्धांत शामिल है कि आपराधिक कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। सिद्धांत आगे कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे कानून के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता या उच्च दंड नहीं दिया जा सकता जो अपराध के समय लागू नहीं है। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पी.बी. बराले की खंडपीठ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में निहित निषेध किसी व्यक्ति को अपराध के समय उस अपराध के लिए लागू सजा से अधिक सजा देने पर है। इस न्यायालय के लिए कम से कम सजा देने पर रोक नहीं है। सजा जो अब उसी अपराध के लिए लागू है। जस्टिस सुधांशु धुलिया द्वारा लिखित फैसले में इस सवाल पर विचार किया गया कि क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 पुराने अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं पर लगाई गई सजा को खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 नए अधिनियम की शुरुआत के बाद परिवर्तित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टी बराई बनाम हेनरी आह केस में कहा था कि जब कोई संशोधन अभियुक्तों के लिए फायदेमंद होता है तो इसे अदालतों में लंबित मामलों पर भी लागू किया जा सकता है जहां अपराध के समय ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। इसीलिए नए अधिनियम का लाभ देते हुए हालांकि जब अपराध किया गया तो ये लागू नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कारावास की सजा को उचित जुर्माने में परिवर्तित करके अभियुक्तों को लाभ दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में मध्यस्थता के महत्व पर जोर देने के लिए रामायण, महाभारत, भगवत गीता, बाइबल, कुरान और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का हवाला दिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने धार्मिक ग्रंथों की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने मध्यस्थता पर जोर दिया और जब इन ग्रंथों को विस्तार से समझा गया तो केवल धार्मिक ग्रंथों के रूप में नहीं माना जाएगा, तभी मध्यस्थता प्रक्रिया में विवाद को अंतिम रूप देने की क्षमता होगी। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार इस न्यायालय का मानना है कि ये केवल ब्रिटिश या अन्य विदेशी न्यायशास्त्र के आधार पर नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय न्यायिक और मध्यस्थता न्यायशास्त्र की लूटी गई संपत्ति के आधार पर है जो रामायण, महाभारत, भगवत गीता सहित हमारे पुराने ग्रंथों में पाया जाता है और जब केवल धार्मिक ग्रंथों के रूप में संदर्भित किए गए कुछ अध्यायों में दिए गए संदेशों के संदर्भ में उनकी वास्तविक व्याख्या और समझ के अधीन विस्तार से पढ़ा और समझा जाता है तो अदालत ने कुरान, बाइबल और अर्थशास्त्र की आयतों का भी हवाला देते हुए रेखांकित किया कि कैसे मध्यस्थता का इस्तेमाल विवादों को निपटाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। फैसले में कहा गया कि पवित्र बाइबल के अनुसार ईसाइयों से विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए उपयोगी साधनों का उपयोग करने का आग्रह किया जाता है। इस्लाम में भी गैर मुस्लिम समुदाय के बीच शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान का समर्थन है और अदालत ने हालांकि ये स्पष्ट किया है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम या पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है और निपटाया या समझौता नहीं किया जा सकता है। अदालत ने वर्ष 2015 में पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत दायर शिकायत को बंद करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पति की तलाक की याचिका को खारिज कर कोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर किए गए आपराधिक मामले में उसका बरी होना ही उसके लिए तलाक लेने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की जिसमें पत्नी की पर क्रूरता का आरोप लगाने वाले पति को तलाक देने से इनकार कर दिया था और फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) IA के तहत दायर पति की तलाक याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों ने 1982 में शादी की थी और उनके 2 बच्चे हुए। फैमिली कोर्ट ने 1999 में अपेक्षित आदेश को पारित किया था। अदालत ने कहा कि वैवाहिक बंधन नाजुक भावनात्मक मानवीय रिश्ते हैं और इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के शामिल होने और विश्वास और शांति पूरी तरह से खत्म हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभाव बंधन को चुपचाप नष्ट कर सकता है जिससे लंबे समय तक अप्रासंगिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। पति की अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला कि पत्नी के प्रति क्रूरता के कृत्यों के लिए वह जिम्मेदार था और इस प्रकार उसकी तलाक याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पति
1994 से एक महिला के साथ जुड़ा हुआ था और 1994 में उसने घर छोड़ दिया और उसने अपनी पत्नी पर क्रूरता की थी और इस पे कहा गया था कि पत्नी को ऐसे आरोप लगाने और उस रिश्ते के बारे में विरोध करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जिसका मजबूत आधार और बुनियाद हो। अदालत ने कहा कि वास्तव में उसके पास अपीलकर्ता के आचरण के बारे में शिकायत करने का औचित्य था और अन्यथा कोई भी दृष्टिकोण रखना वास्तव में प्रतिवादी पर क्रूरता होगी। कोर्ट ने कहा कि महज एक आपराधिक मामले में बरी हो जाना तलाक देने का आधार नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक मां का अपने ही पिता के खिलाफ बच्चों को ट्यूशन भेजना एक गंभीर मामला है और ये व्यक्ति के साथ ही क्रूरता के समान है। न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने ये टिप्पणी उस व्यक्ति को तलाक मंजूर करते हुए की है जिसकी पत्नी ने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज कराए और उसे अपनी नाबालिग बेटी से मिलने से भी रोक दिया। बता दें आपको कि पीठ ने पत्नी की आपराधिक शिकायतों पर टिप्पणी करने से परहेज किया है क्योंकि ऐसे मामलों के अंदर लंबित हैं और लेकिन पीठ ने कहा है कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाकर सारी बाधाएं पार कर दी है। रिकॉर्ड से अदालत ने पाया है कि जब 2014 में दंपति के लिए एक लड़की का जन्म हुआ था तो पति को उससे मिलने की अनुमति नहीं थी और उसे नाबालिग बच्चे की कस्टडी के लिए दीवानी मुकदमा दायर करना पड़ा था। अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी को अपने पति को बच्चे से मिलने की अनुमति देने का निर्देश दिया और लेकिन उसने पालन करने से इनकार कर दिया। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय द्वारा माता पिता के अलगाव के बारे में की गई हालिया टिप्पणियों पर भरोसा किया और माता पिता के खिलाफ बच्चे को हेरफेर करने का प्रयास मानसिक क्रूरता के बराबर है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली और केरल उच्च न्यायालय के फैसले और मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर ये सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में भी पत्नी ने नाबालिग बेटी से पति को दूर रखने की कोशिश की और उसे अपने ही पिता के खिलाफ बोलने के लिए सिखाया। ये गंभीर मामला है और निश्चित रूप से पति के लिए मानसिक क्रूरता का कारण है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी अपराध की आगे की जांच पर रोक का मतलब ये नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय या ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए सूचना रिपोर्ट या ECIR दर्ज नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने एक आवास परियोजना के घर खरीदारों पर किए गए धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि FIR में कार्रवाई पर रोक का मतलब अंतरिम आदेश के क्रियान्वयन के दौरान FIR के अंदर आगे की जांच नहीं करना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि ECIR भी दर्ज नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता सिकंदर सिंह और अन्य ने ECIR को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उच्च न्यायालय ने एक अलग कार्रवाई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुरुग्राम के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। ये तर्क दिया गया कि इसलिए ईडी इस बीच उसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज नहीं कर सकता था और उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने बाद में CJM को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) या आपराधिक जांच का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित प्रावधान के तहत नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। CJM ने फिर FIR दर्ज करने का आदेश दिया और इस फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी। 16 जनवरी को हाईकोर्ट ने एक बार फिर से CJM को CRPC की धारा 156(3) के तहत नए सिरे से फैसला सुनाने का आदेश दिया। उस समय उच्च न्यायालय ने पहले की FIR को भी अमान्य घोषित कर दिया था। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क ये था कि ईडी इस बीच ECIR दर्ज नहीं कर सकता था, जबकि उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया था। ये और भी अधिक था क्योंकि उच्च न्यायालय ने पहले FIR दर्ज करने के CJM के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके विपरीत ईडी ने तर्क दिया कि प्राथमिकताएं रद्द नहीं की गई है और CJM को केवल CRPC की धारा 156(3) के तहत शिकायत पर नया आदेश पारित करने के लिए कहा गया था। प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार करने के बाद अदालत ने पाया कि ये तर्क
देना गलत है कि ईडी एफआईआर से संबंधित कार्रवाई पर रोक के दौरान ईसीआईआर दर्ज नहीं कर सकता था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.